आप पहाड़ पे जाके पहाड़ की जिंदगी नहीं जीना चाहते, आप पहाड़ पे भी अपनी 4x4 गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, है ना, तो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो पर्यावरण तो बिगड़ेगा। अब अर्बन मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, कचरा निकल जाए, पानी हो जाए, नाले साफ हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, तो मैनेजमेंट किया, प्लानिंग नहीं की। और पूरे राज्य के लोग एक ही शहर में आना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से पटना के ऊपर बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज 45 करोड़ आबादी सिर्फ भारत के शहरों की है जी। यानी कि आज़ादी के समय का पूरा भारत अब आज़ादी के बाद में आज का भारत शहरी भारत हो चुका है। और इसके पहले हम चूंकि जागरूक नहीं थे उसके बारे में, तो ये कॉम्प्लिकेशंस उसकी बढ़ती चली गई। तो ये बड़ा एक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो गया हमारा, हमारे जो पर्यावरण के साथ उसके साथ, तो ये खिलवाड़ हमने कर दिया। भारत की करीब करीब 60% जीडीपी जो है हमारी, है ना, 60% जीडीपी सिर्फ आपके शहरों से आती है। और हम भारत को अभी भी कहते हैं कि गांवों का देश है, तो गांव तो कहीं बेचारे पिछड़ गए। टूरिज्म को जिस किस्म से हमने अंधाधुंध प्रमोट किया, और थोड़ा सा माफ कीजिएगा, उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल होता चला जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति वहां पे उसकी आत्मा को पहचानने नहीं जा रहा है, बल्कि ये बताने के लिए जा रहा है कि आई वॉज ऑल्सो देयर। आप पहाड़ पे जाके पहाड़ की जिंदगी नहीं जीना चाहते, आप पहाड़ पे भी अपनी 4x4 गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, है ना, तो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो पर्यावरण तो बिगड़ेगा। अब अच्छी बात ये हुई है पिछले कुछ वर्षों में, जो हम लोग सब देख रहे हैं और तारीफ करनी चाहिए इसकी, कि बिहार में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंकरेंटली साथ में काफी विकसित हुआ है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में तारतम्य बना के हम शहरीकरण के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब तक शहरीकरण नहीं होगा तब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज लाइव बिहार पर हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर मिहिर भोले। डॉक्टर मिहिर भोले किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन हमारे जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं या उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर मिहिर भोले नगर नियोजन माने टाउन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं। माने खाली भारत में नहीं, दुनिया भर में उनकी विशेषज्ञता का लाभ लोग लेते हैं। अहमदाबाद के विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने पटना में भी पटना विश्वविद्यालय में एमए किया है अंग्रेजी विभाग में, और एनआईडी में विभागाध्यक्ष रहे हैं अहमदाबाद में। अभी वो पूरे विश्व में नगर नियोजन को लेकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज वो पटना में भी आए थे, पटना में किसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। हमारी जिज्ञासा हुई कि डॉक्टर मिहिर भोले यहाँ आए हैं तो उनसे जरूर बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर मिहिर भोले, आपका बहुत स्वागत है बिहार में। सबसे पहले तो ये नगर नियोजन का जो एक विषय है, आम लोगों के लिए तो जब से दुनिया में बस्तियां बसने लगी तब से नगर नियोजन की बात है। मिस्र में, रोम में जब से नगर बसाने की बात होने लगी, बस्तियां बसाने, उस समय से इसकी चर्चा है जी। और एक जमाने में तो ब्रिटेन में ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर, जैसे कभी अंडाकार तो कहीं अर्धचंद्राकार तो कहीं वर्ग में शहर बसाए जाते थे। और बाद में उसको एक ग्रिड योजना को अपनाया गया। पूरी अमेरिका में जो ये योजना यही है कि वो ग्रिड योजना की तरह एक लंबी रेखा के आसपास उसके चारों तरफ शहर का विकास हो। आज हम लोगों की जिज्ञासा है कि पटना एक ऐसा शहर है जो बेतरतीब बसा हुआ शहर है, और पटना गंगा के किनारे है, तो उसका विस्तार गंगा के उस पार नहीं हुआ है। और एक जमाने से क्या, अभी तक जब से मेरीन ड्राइव नहीं बना उसके पहले से पटना का एक पिछवाड़ा था, वो गंगा नदी पटना के पीछे एक गंदे नाले की तरफ बह रही थी। आपको लगता है कि पटना में नगर नियोजन की बड़ी संभावनाएं हैं, और जो अब तक नहीं हुआ उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो 2-3 मुख्य बिंदुओं पे हम लोग समझने की कोशिश करें। पटना की तो अपनी, बिहार की अपनी समस्या है, भारत की अपनी समस्या है, और विश्व की अपनी समस्या है। और पूरे वैश्विक पटल पे हम देखें तो पूरे विश्व को भी अभी 2007 में ही पहली बार ये मालूम हुआ कि पूरी दुनिया की 50% आबादी शहरी हो चुकी है। और
ऐसा लगा कि जैसे एकाएक हम नींद से जागे और हमको पता चला कि अब तो ये शहरीकरण हो चुका है। और इसके पहले हम चूंकि जागरूक नहीं थे उसके बारे में, तो ये कॉम्प्लिकेशंस उसकी बढ़ती चली गई। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, लैटिन अमेरिका में हुआ, भारत में भी हुआ। अब मैं कुछ बहुत पहले कुछ आंकड़ों पे बात कर लें, फिर हम मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत करीब 35-40 करोड़ के आसपास कुछ आबादी थी पूरे भारत की। और जब मैं पूरा भारत कहता हूं तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों भारत जुड़े हुए थे। तो इन दोनों को मिलाकर के जो आबादी थी, आज 45 करोड़ आबादी सिर्फ भारत के शहरों की है जी। यानी कि आज़ादी के समय का पूरा भारत अब आज़ादी के बाद में आज का भारत शहरी भारत हो चुका है। भारत हो गया, वो ग्रामीण भारत नहीं, अब नहीं रहा। अब कहाँ पे थोड़ी समस्या हुई? समस्या थोड़ी ये हुई कि हमारे जो उस समय के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स थे, महात्मा गांधी और तमाम लोग जो समय जो आज़ादी की लड़ाई और भारत के स्थिति को देख रहे थे, तो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया गांवों के ऊपर। और ऐसा कहा गया, बापू ने कहा कि भाई भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो बात तो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पे। लेकिन फिर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पॉलिटिकली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने लगा कि हम ये कहें कि भारत की आत्मा शहरों में बसती है। अब इस पे ना हमारे किसी पार्लियामेंट में चर्चा होती थी, ना हमारी असेंबलियों में खुल के चर्चा होती थी। चर्चा ग्रामीण विकास के ऊपर होती रही और शहर बढ़ते चले गए, शहरों का विस्तार होता चला गया, शहरों का स्वरूप बदलता चला गया। लेकिन समस्या ये हुई कि उसके अंदर में प्लानिंग करके कोई चीज नहीं थी। और अगर आपने प्लान करके शहर नहीं बसाया तो वो बेतरतीबी की तरफ की दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हम आए पटना के ऊपर। तो पटना या बिहार के शहरों के साथ भी, ऐसे तो देश के सारे करीब हर राज्य में मोर और लेस कमोबेश यही स्थिति है कि हमने प्लानिंग करके भारत में कुछ एक शहरी बसाए। मसलन हमने चंडीगढ़ को बसाया, तो हमने ड्राइंग बोर्ड पे प्लानिंग की और उस तरीके से बसाया। उसकी अपनी एक समस्या है, फिर भी वो एक प्लान सिटी है। हमने गुजरात में गांधीनगर बसाया, हमने सुनते हैं कि भुवनेश्वर भी प्लानिंग करके बसा, और ऐसे कुछ शहर हमने प्लानिंग करके बसाए। तो उसमें हमने ये सोचा कि आगे 50 सालों के अंदर में और क्या आबादी कैसी बढ़ेगी, डेमोग्राफिक चेंज क्या होंगे, लोगों की आवश्यकताएं कैसे बढ़ेंगी, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके हमने उसको तैयार करने की कोशिश की। उसके अलावा जितने हमारे शहर रह गए पूरे देश में और बिहार में भी खास तौर पे, उनमें प्लानिंग की बड़ी कमी हो गई। तो हमने अर्बन प्लानिंग के नाम पे ज्यादा से ज्यादा अर्बन मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, कचरा निकल जाए, पानी हो जाए, नाले साफ हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए। तो मैनेजमेंट किया, प्लानिंग नहीं की। तो प्लानिंग और मैनेजमेंट के बीच का टसल है ये। अब रही बिहार की बात, तो बिहार की एक अपनी बड़ी जब से विलक्षण सी एक चुनौती है कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद जो बिहार में जो अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का जो पायदान है, उसमें बहुत पीछे हो गए। मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे आते हैं। सारे राज्यों के बीच में अब नीचे से दूसरे स्थान पे आते हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट। हाँ जी, अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के पायदान पे। यानी हमारे यहाँ शहरों की संख्या कम है। टोटल 119 हम कहते हैं करीब शहर हैं। अब वो 119 शहर गिनती के हैं, लेकिन तो कस्बा कहने लायक आप ज्यादा कहें। तो अब उसमें जब आपके सामने चुनौती आती है, तो अब दूसरे पायदान पे है, तो आपके सामने बहुत सारी मतलब उसमें समस्या, चुनौतियां खड़ी होती हैं। और पूरे राज्य के लोग एक ही शहर में आना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से पटना के ऊपर बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ मेंटेनेंस से काम नहीं चलेगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा ज़्यादा जरूरी है कि आप क्या समझते हैं इसको, किस तरह से होगा? देखिए, राजनीति तो आप पसंद करें या ना करें, डेमोक्रेसी में राजनीति के रोल को आप हटा करके नहीं देख सकते। आप अगर एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सिस्टम में है, तो प्रजातंत्र को खींच के ले जाने वाला इंजन जो होता है वो तो राजनीतिक ही
विचारधारा होती है उसके पीछे, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही आप ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप नहीं निकाल सकते। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको विशेषज्ञता चाहिए, और जो वो एक्सपर्टीज है उसके लिए आपको अर्बन प्लानिंग से लेके, डिजाइन से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, फाइनेंस से लेके। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा विश्व के पटल से, और तब आपको उसको देखेंगे मिला के तो वो भी बड़ा अजूबा लगेगा। चाइना ने भी ये पहल की और बहुत अर्बनाइज है, बहुत अर्बनाइज है, बड़ा सुंदर है। चाइना ने शहर बसाए, और शहर बसाए तो वो बड़े सुंदर और बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सड़कें सुंदर, और वो तो काम बहुत अच्छा करते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो उनको आज की भाषा में, आज के इसमें घोस्ट सिटीज कहते हैं, यानी भूतों का शहर। भूतों का शहर, कोई रहता नहीं है वहां पे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आर्टिफिशियली सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करते चले जाए एक जमीन के टुकड़े पे, नहीं, शहर तो एक जीवंत वस्तु है। हाँ, ये बात मैं यही कह रहा था कि चंडीगढ़ को तो बहुत सुंदर बसा दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ 2-3 बार मैं भी गया तो हमको लगता है कि वो निरस जगह है और एक निराशा भरी हुई है। हाँ, और पटना में आप आ जाइए तो जीवंतता दिखती है। बिल्कुल। तो जहाँ चूंकि यहाँ पे लोग बाग हैं, चहल पहल है, और उसके बीच में क्योस है, और क्योस का भी अपना एक म्यूजिक होता है। वो आप ठीक है, मैं उसकी बहुत तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, लेकिन आपको एक जीवंतता दिखेगी, प्राणवान दिखेगा, ऊर्जावान दिखेगा। और जब आप बहुत ज्यादा डिजाइन करते हैं तो डिजाइन की अपनी एक समस्या होती है कि आप लोग क्या चाहेंगे ये आप पहले सोचने लगते हैं। लेकिन तो शुरुआती दौर में तो जब औद्योगिकरण हुआ विश्व युद्ध के बाद तो आवास की जरूरत पड़ी, शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और औद्योगिकरण शुरू हुआ तो बिल्डिंग्स को, कई बड़ी बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ा गया और वर्टिकल डेवलपमेंट के तरफ इमारतें बनाई जाने लगी। तो उससे क्या हुआ कि पर्यावरण का एक बहुत ख्याल नहीं रखा गया और बीमारी फैलाने का जगह बन गया जहाँ बड़ी संख्या में लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा अनुभव भी हुआ है, क्योंकि मैं फिर एक अपने चूंकि देश दुनिया जाने का मौका मिला और इस सिलसिले में बहुत सारी स्टडीज और जो एक्सपीरियंसेस हुए। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हांगकांग का। तो हांगकांग में चूंकि वो एक टापू है और उसमें जो सारी बिल्डिंग्स है वो एकदम वर्टिकल है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती हैं, 70 मंजिला 80 मंजिला इमारतें वैसे उस किस्म से, और इतनी लंबी लंबी इमारतें हैं कि एक की परछाई दूसरी इमारत पे पड़ती है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो हेल्थ के ऊपर हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एपिडेमिक हुआ, यानी कि अगर फ्लू भी हुआ तो पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे लोगों को फ्लू हो जाता है। वो कोरोना के समय हुआ। तो करीब होने का भी अपना एक कॉस्ट है जो आप पे करते हैं, समस्या उसकी खड़ी होती है, और जो आप स्टॉल्स बनाते हैं उसके, तो ये बहुत एक सोच समझ के हमको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा अर्बन प्लानिंग के तौर पे। और विशेष रूप से सिर्फ ये सवाल फिर मैं वापस आऊँ कि एक ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर, सिटी इज नॉट जस्ट अ ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर, वो सिर्फ आप उसको ऐसे बनाते नहीं, वहाँ लोग होते हैं, और किस प्रकार के लोग हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी आकांक्षाएं, उनकी ज़रूरतें, वो क्या चाहते हैं, वहाँ बिजनेस के मॉडल्स क्या हैं। अगर हर शहर को इकोनॉमिकली वायबल होना पड़ेगा तभी वो शहर बनेगा, वरना फिर वो आप सिर्फ बिल्डिंग बना के चले जाएंगे और उसमें फिर वहाँ रहने वाले लोग क्या करेंगे। इसलिए मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। और अभी जो पहाड़ों में हमारे देश में जो बेतहाशा पर्यटन बढ़ा है उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे। और जो माने जीवन का एक सपना होता है कभी 4 धाम कर लें, आजकल हर रोज लोग 4 धाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर जो रुख कर रहे हैं तो वहाँ शहरें ध्वस्त हो रही हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, और सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई। बिल्कुल। आपको लगता है ये जो चुनौतियां हैं इससे निपटने के उपाय हमारे पास क्या है? देखिए, पहले तो एक चीज़ है कि शहरीकरण की अपनी कुछ समस्याएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि शहरीकरण एक ज़रूरत है हमारी, वो तो करना पड़ेगा, शहरों का विकास करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शहर जो होते हैं हमारे, वो उसको हम कहते हैं आज की भाषा में कि वो एक ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति का इंजन है। तो और उसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं एक आंकड़े के आधार पे कि भारत की करीब 60% जीडीपी जो है हमारी, है ना,
60% GDP सिर्फ आपके शहरों से आती है। शहरों का निर्माण काम जो 40 जो परसेंट जो है 33% अर्बनाइजेशन है, तो समझिए 33% अर्बनाइजेशन से 70% GDP निकल रहा है। और हम भारत को अभी भी कहते हैं कि गांवों का देश है, तो गांव तो कहीं बेचारे पिछड़ गए। एक विचार तो ये भी आया ना कि बड़े बड़े शहरों का निर्माण डेवलपमेंट के लिए वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी एक जगह रहने लगेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सब सुविधाएं उनको प्राप्त होंगे, और बड़े शहरों के निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार भी लोगों को मिला। तो इसमें मैंने आप क्या अंतर्द्वंद देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ ये देखिए, ये जो आपने पहला सवाल किया था उस पर पहले मैं जाके फिर इस सवाल पे आता हूँ कि आपने जो हमारे 4 धाम और जो हिल स्टेशंस है उसकी जो बात की, तो ये जो टूरिज्म को जिस किस्म से हमने अंधाधुंध प्रमोट किया, और थोड़ा सा माफ कीजिएगा उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल होता चला जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पे उसकी आत्मा को पहचानने नहीं जा रहा है, बल्कि ये बताने के लिए जा रहा है कि आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी था वहाँ पे, और मैंने भी वहाँ पे फोटो बनाया, खींचा और रील बनाई और चला आया। तो ये बड़ा एक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो गया हमारा, हमारे जो पर्यावरण के साथ उसके साथ, तो ये खिलवाड़ हमने कर दिया। अब देखिए कि छुट्टियों के समय शनिवार रविवार को आप देखेंगे कि दिल्ली से, और अगर फर्ज कर लीजिए शुक्रवार एक छुट्टी हो गई या सोमवार एक और छुट्टी हो गई, तो अगर 3-4 दिनों की छुट्टियां हो जाती हैं तो दिल्ली में NCR से बेतहाशा गाड़ियां हिमाचल की तरफ भागती हैं, ठीक है, उत्तराखंड की तरफ जा रही हैं। भाई पहाड़ हमारे बहुत फ्रेजाइल, और जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो कहते हैं कि सबसे नया माउंटेन रेंज है और बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत ही नाजुक है। अब आप उसमें जब जबरदस्ती सड़कों का लोग आ रहे हैं तो आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी, बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, होटल्स बनाने पड़ेंगे, शहरीकरण जैसा दिखने लगेगा। वो भोगवादी संस्कृति के विकास के कारण लोगों को ज्यादा सुविधा चाहिए, पहाड़ों सुविधा चाहिए। आप पहाड़ पे जाके पहाड़ की जिंदगी नहीं जीना चाहते, आप पहाड़ पे भी अपनी 4x4 गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो पर्यावरण तो बिगड़ेगा। अब इस पे सरकारों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आप सच में उनको बचाना चाहते हैं या उनका विनाश चाहते हैं। तो इस किस्म की अंधाधुंध जो प्रवृत्ति है, मैं तो निश्चित रूप से इसके साथ नहीं हूँ, इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये ठीक नहीं। अब दूसरा सवाल जो आपने शहरों के बारे में बोला कि किस तरीके के शहर बसाया जाए, अब दूसरा एग्जाम्पल भारत में है हमारे पास। मैं यूरोप में कई देशों में गया, तकरीबन सारे देशों में गया, तो वहाँ जब मैं अपने किसी प्रोफेसर मित्र से या जो हमारे होस्ट हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, उनसे मिलने जाता था, तो वो टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, तो कहते थे कि 10 मिनट में आप आइए या 15 मिनट में आइए, इतने बज के इतने मिनट पे आइए। तो मैं घबराता था कि कैसे अगर 2 मिनट पहुंचूंगा, लेकिन वहां पे पहुंचना इतना आसान है कि आपके स्टेप्स गिने हुए हैं। वो सारा शहर वॉकेबल सिटीज बोलते हैं कि आप पैदल चल के शहर में एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, सिटी सेंटर से कहीं और दूसरी जगह, तो मोस्टली वॉकेबल सिटीज है। और उसको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक जो आपका जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छे किस्म से उन्होंने डिजाइन किया है, तो वो काम करता है उनका, तो आप पहुंच जाते हैं। अब देखिए, हमने जो मॉडल अपनाया है, हमने बड़े शहरों का मॉडल अपना लिया है। तो हमने दिल्ली के इन एंड अराउंड ही अगर हम सिर्फ कहें तो आपने एक नई परिकल्पना की कि आपने NCR की परिकल्पना की, नेशनल कैपिटल रीजन। अब वो नेशनल कैपिटल रीजन में गुड़गांव को भी आप दिल्ली बोलते हैं, आप नोएडा को भी दिल्ली बोलते हैं, आप फरीदाबाद को भी दिल्ली बोलते हैं, जबकि वो दिल्ली नहीं है टेक्निकली, वो सारे अलग अलग राज्य हैं, कोई हरियाणा है, कोई उत्तर प्रदेश है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। अब जब इतना बड़ा एरिया एक अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन बन जाता है, तो निश्चित रूप से आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये अर्बन प्लानिंग के बारे में हमको राष्ट्रीय स्तर पे और नीति निर्धारकों को ज्यादा इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के शहर बचाए। तो मुझे लगता है कि अब अगर हम बिहार के संदर्भ में चलिए, चूंकि बिहार हमारा मुद्दा है मुख्य रूप से, तो शहरों की संख्या बहुत कम है। एक शहर हमारे पास पटना है, जिसको हम शहर कहते हैं, वैसे अब तो उसके अलावा भी है, मुख्य रूप से हर काम के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं। तो अभी हमारे बाकी शहर अगर आप देखने जाएंगे तो बाजार विकसित हुए हैं, शहर विकसित नहीं हुए, ये फर्क है।
अगर आप वहाँ पे वैन ह्यूजन का शोरूम देख के, वहाँ पे आप मारुति का शोरूम देख के, आप वहाँ पे डोमिनो पिज्जा का आउटलेट देख के हम उसको शहर कहते हैं, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात ये हुई है पिछले कुछ वर्षों में, जो हम लोग सब देख रहे हैं और तारीफ करनी चाहिए इसकी, कि बिहार में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंकरेंटली साथ में काफी विकसित हुआ है। साथ हो रहा है। सड़कों का जाल बिछा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, हम बड़ी आसानी से, पुलों का निर्माण हुआ है, तो इस किस्म की मेट्रो भी अब चलने को आया, एयरपोर्ट्स बन गए। किसने सोचा था कि दरभंगा एयरपोर्ट से आपको बैंगलोर की फ्लाइट जाएगी, दिल्ली की जाएगी और भर के आएगी, और अब पूर्णिया शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी आबादी एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो अक्सर एक बात दोहराते हैं कि आपदा में आप जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, तो मैं आपदा तो नहीं कहूंगा इसको, पर मैं इसको कहूंगा कि चैलेंज में अपॉर्चुनिटी कैसे आप ढूंढते हैं। तो बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है और बहुत संभावना है यहाँ पे कि इतना जो अब इंफ्रा तैयार हो गया, नाउ वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करें, जो हमारे छोटे शहर हैं उनको बड़े शहरों के साथ कनेक्ट करें, नोडल और हब सिटीज बनाए, ताकि एक दूसरे को वो सपोर्ट करते रहें और एक दूसरे से आना जाना होता रहे। भले लोग दरभंगा वाले दरभंगा में रहना चाहें, आराम से वहां रहे, लेकिन जब उनको पटना आना हो तो वो आसानी से आ जाए, है ना। तो इसे नोड एंड हब के कॉन्सेप्ट पे आप एक तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा पिछले वर्षों में सरकार ने जो काम किया है काबिल तारीफ है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना दिया है बिहार में। तो मुझे लगता है कि अब शहरीकरण के बारे में सोचना जरूरी है। और जो बार बार बिहार में आपने पॉलिटिक्स की बात की, शुरू में सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये बात कर रही हैं पलायन रोको, पलायन रोको। तो पलायन रोकना बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पलायन आपका तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी। और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए आपको शहरों को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने शहर उतने मजबूत बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है बिहार के लिए भी कि हम कैसे नए किस्म के शहर डेवलप करें और किसी आइडिया के इन एंड अराउंड करें कि किसको हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, किसको बायोटेक्नोलॉजी का बनाना चाहते हैं, किसको एग्रीटेक का बनाना चाहते हैं, कहाँ पे हम एंसिलरी यूनिट्स लगाना चाहते हैं। इसके अराउंड सोच करके हमको शहरों के छोटे छोटे क्लस्टर्स अगर हम विकसित करें तो मुझे लगता है कि असीम संभावना है इस प्रदेश में। चलिए, डॉक्टर मिहिर भोले तो नगर नियोजन के माने मास्टर उनको कहे, दुनिया भर में उनकी जरूरत होती है और वो दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा तो थी कि हमारा एक शहर है जो अभी ठीक से शहर बन नहीं पाया है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार संसद में कहा था कि पटना तो अभी गाँव है, तो अभी उसका ठीक से विकास नहीं हो पाया। तो मेरी जिज्ञासा बार बार उसी और डॉक्टर मिहिर भोले से हम जानना चाहेंगे कि दो बड़े शहरों के पृष्ठभूमि में एक छोटा शहर होता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। जैसे पटना के नज़दीक में आरा है, अब उसके उस तरफ बनारस है और इस तरफ पटना है, तो जरूरत के लिए लोग छोटे छोटे काम के लिए भी या तो बनारस जाते हैं या पटना चले जाते हैं। ऐसे शहरों का विकास बिल्कुल रुका हुआ है और इस तरह के अनेक शहर बिहार में हैं। आप क्या मानते हैं, कैसे डेवलपमेंट होगा और इसके लिए सबसे जरूरत क्या है? देखिए, एक तो पहले मैं एक चर्चा कर लूँ आपसे, दो बड़ी मुख्य चीज़ें कि आमतौर पे अगर आप भारत में देखें तो एक अर्बन सोशियोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं रर्बन। रर्बन इज रूरल प्लस अर्बन। तो आमतौर पे भारत के जो शहर हैं वो रर्बन बाई कैरेक्टर है, बाई कैरेक्टर रर्बन है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का विकास होता है तो वो सेंटर से किनारे की तरफ बढ़ता है, और जब ऐसे फैलता जाता है तो किनारे पे हमारे जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उसको शहर निकलना शुरू करता है। और जब निकलता है तो वहाँ पे जो कल्चरली वो अभी भी रूरल है, लोग जो है उनकी सोच, उनका विचार, उनका पारिवारिक ढांचा, उनके व्यवसाय, वो सब रूरल नेचर के होते हैं। अब धीरे धीरे ये शहर में कन्वर्ट हो रहा है। तो शहर एक सोशियोलॉजी है, शहर ऑल्सो इज ऑल्सो कल्चर। सिटी का अपना कल्चर होता है, तो वो सांस्कृतिक एक पहचान है। भौतिक विकास तो होगा, उसके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। बिल्कुल, तो वो एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि हमारा शहर के साथ एक लगाव, जुड़ाव होना भी बड़ा जरूरी है।
एक बड़ा सुंदर सा शब्द है गुजराती का, क्योंकि मैं ज़्यादा अहमदाबाद में रहता हूँ, उसको गुजराती में कहते हैं लागणी। लागणी मतलब लगाव जी। तो आपके शहर के साथ आपकी लागणी होना वो बहुत जरूरी है। यू शुड फील दैट दिस सिटी बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग टू दिस सिटी। ये जो एक फील है वो शहर को शहर बनाता है और विकास में मदद करता है। अब जो आपने बात कही कि जो छोटे शहर हैं वो उनका विकास नहीं हो पाता, मुझे लगता है ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पे संभावना है। अब शहर को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखें कि जब वो अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा तो शहर होगा, नहीं। छोटे आकार के भी शहर हो सकते हैं और छोटे आकार के शहर भी बहुत ही विकसित हो सकते हैं। वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, अच्छे रिसर्च के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, पढ़ाई के हो सकते हैं, R&D के हो सकते हैं, और वहाँ पे भी लोग अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कहते हैं वो उसकी संभावना हो सकती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि फिर से जो हमने जो पहली बात की कि एक सेंटर में हर जगह पे आपके एक बड़ा शहर और उसके इन एंड अराउंड कुछ छोटे किस्म के शहर हो, उसको अगर हम कनेक्ट करके विकसित करें, ये नहीं कि एक शहर को बड़ा करते 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 इतना बड़ा कर दें कि वो फिर वो NCR की तरह हो जाए। अभी एक नया हमारे पास तो मैंने इंडिया में 1991 में देवास नगर विकास योजना बनी, तो इंदौर और उज्जैन 2 शहरों के बीच में, तो वो सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करता है उज्जैन का और औद्योगिक और इन सब जरूरतों को पूरा करता है इंदौर का। तो देवास का भी काम ठीक से मैंने नहीं हुआ, जबकि वहां पर सरकार वर्षों से एक ही पार्टी की रही और केंद्र में उसकी सरकार। तो मैं वही पूछ रहा था कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और ये सब चीजें उसके कारण है कि और भी कुछ कारण है? नहीं, देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है और बहुत बड़ा कारण है कि वो होना चाहिए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ राजनीतिक दूरदर्शिता भी जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सिर्फ इच्छा शक्ति, मैं चाहता बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करने के लिए सक्षम हूँ क्या? सोच ही नहीं पा रहे कि आप कितना आगे सोच पा रहे हैं। अब मैं, लोग कहेंगे कि मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन कह रहा हूँ कि भारत प्रयास कर रहा है कि 2036 का जो ओलंपिक हो वो भारत में हो, और बहुत संभावना है कि 2000 में, अभी कहीं से कुछ लिखित नहीं है, चर्चा में है। तो चर्चा में है तो हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा चुका है और इसकी बहुत चर्चा है कि शायद वो अहमदाबाद में हो। तो वो उसके लिए अभी से प्लानिंग उसकी चल रही है कि वहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेट्रो वगैरह वगैरह। तो आपको एक आगे का विजन लेके भी चलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमारी जो क्षमता है, इस प्रदेश की जो अपनी क्षमता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस किस्म से हम इसको विस्तृत कर सकते हैं। फर्क है, अगर हम कोई भी व्यक्ति ये सवाल उठा सकता है कि आप गुजरात को बिहार से क्यों कंपेयर करते हैं। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। हम मूलतः एक एग्रेरियन स्टेट है, कृषि आधारित राज्य है, तो हम कृषि आधारित राज्य पूर्णतः औद्योगिक बन जाए वो ठीक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सारे राज्य औद्योगिक हो जाएंगे तो हमारे लिए फूड इनसिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम तो फूड सिक्योरिटी के बारे में भी सोचेंगे, और इतना बड़ा 140-45 करोड़ की आबादी हो गई हमारी, तो वो जरूरी है। तो उसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इस किस्म के राज्य चाहिए हमको, पंजाब जैसा राज्य चाहिए। लेकिन फिर भी कैसे हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक तारतम्य बना सकें, और जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में तारतम्य बना के हम शहरीकरण के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब तक शहरीकरण नहीं होगा तब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। चलते चलते हम आपसे एक सीधा सवाल पूछेंगे कि बिहार में शहरीकरण के लिए क्या चुनौतियां हैं, उसमें सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक राज्य स्तर पे एक पूरा प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं, जिनको हम अभी शहर कहते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और उनके लिए न कि सिर्फ स्पेशल डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और अर्बन टाउन प्लानिंग, उसके बियॉन्ड जाके आपको उनके लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी। क्यों कोई व्यक्ति दरभंगा में जाके बिजनेस करना चाहेगा, या क्यों कोई व्यक्ति मुजफ्फरपुर में जाके बसना चाहेगा, पटना छोड़ करके, या मान लीजिए दिल्ली छोड़ के या दूसरी जगह छोड़ के। तो उसके लिए कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए। उस जगह पे हर
शहर का अपना एक यूएसपी डेवलप करें, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो हम कहते हैं, कि आप किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं, उसको इकोनॉमिकली कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक सस्टेनेंस जब होगा तो शहर विकसित होंगे, और विकसित होंगे तो एक इकोनॉमिक मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा, एक सोशल मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा। आप बार बार कहते हैं कि बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से शहर हमारे डूब जाते हैं। मैंने पिछली बार भी अपने एक इंटरव्यू में चलते चलते मैं कह दूं, मैंने इस बात को रेखांकित किया था कि आप अभी तक इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हैं कि पानी हमारे लिए विनाश का कारण है। मैं तो बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ, मुझे लगता है कि पानी हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है। बिल्कुल। तो उस बाढ़ के पानी को अगर हम कहीं प्रिजर्व करने की व्यवस्था कर लें और उस पर बेस करके कुछ इंडस्ट्रीज हम तैयार करें। अभी चूंकि मैं डिजाइन थिंकिंग की बात करता हूं, जो बिल्कुल कहता है कि अलग ढंग से सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो इतना जो पानी आता है हमारे पास, उसको जाया करने के बजाय उसकी कोई व्यवस्था करें। मैंने बैंकॉक जैसे शहर में बाढ़ की समस्या है, मुंबई और पटना तो हर साल डूब जाता है, हर साल डूबता है, गुड़गांव डूब रहा है। ये तो कुछ अर्बन प्लानिंग की समस्या है, जिसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अंडर प्रेशर है, लोग ज्यादा हो गए हैं, मकान ज्यादा हो गए हैं, सड़कें नहीं है, ड्रेनेज आपके चोक्ड है। तो ये सब समस्या है, वो तो इंजीनियरिंग की समस्या है, उसको इंजीनियरिंग से देखना पड़ेगा। जहाँ टेक्नोलॉजी की समस्या उसको टेक्नोलॉजी से देखना पड़ेगा, जहाँ फाइनेंस की समस्या उसको फाइनेंस से देखना पड़ेगा। तो ये कोई एक फॉर्मूला लेके आप नहीं चल सकते, सारे एक्सपर्टीज को एक जगह इकट्ठा करके और तब बिहार के लिए एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए, डॉक्टर मिहिर भोले नगर नियोजन के लिए तो उनके पास एक ज्ञान का सागर है, उसमें से कुछ बूंदे हम निकाल पाए। हालांकि और इंटरेस्टिंग बातचीत हो सकती थी, हमारे पास और भी समय होता तो समय की एक पाबंदी का एक वो तकाजा है कि हमको बातचीत समय पर खत्म करना है, तो इसलिए अभी ये बातचीत हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर मिहिर भोले एक बार फिर हमारे साथ कभी होंगे तो हम पूछेंगे लोगों के मिजाज के बारे में कि नदियों के किनारे बसने वाले लोग आजकल हाईवे के किनारे क्यों बसना चाहते हैं। जो भी पटना में जब भी एक नया हाईवे बनता है उसके किनारे फिर उतनी भीड़ हो जाती है, ये क्यों होती है और इसके पीछे क्या कारण है, इन सब पर एक कभी और बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। डॉक्टर मिहिर भोले को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।